जो खालिस्तानियों की समस्या है या फिर वहाँ जो उनकी बसावट है या जो कनाडा में सिख की आबादी है, वो कोई नई बात नहीं है। वो वहाँ दशकों से या कहिए आपको याद होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से ही जो सिख थे, वो वैंकूवर में और जो कामागाटो मारू प्रकरण वगैरह जो हुआ था। तो कनाडा से जो हमारा सिख समुदाय है, मैं यहाँ पर साफ कहूँगा कि खालिस्तानी और सिख दोनों 2 पहचान है। तो जो सिख समुदाय है, उसका कनाडा के साथ जुड़ाव रहा। एक देश के तौर पर अगर आप कनाडा को देखिए तो आप यही कह सकते हैं कि देने को भगवान ने क्या नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया तो वो वहाँ पर आबादी या पॉपुलेशन की बात है। तो जो सिख समुदाय था वो शुरू में जाकर के वहाँ पर अपने रोजगार के लिए, काम के लिए वो लोग वहाँ पर काम किए, 2-3 पुश्तें भी बीत गई उनकी। अब वो लोग वहाँ पर समाज में या राजनीति में या अर्थव्यवस्था में अच्छे और बेहतर पोजीशन पर है। जो ये मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। राजनीतिक इन द सेंस कि आप ये समझिए कि कई बार स्थिति ये आती है कि आप घरेलू राजनीति में इस तरह से उलझे रहते हैं जिसका असर आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या दूसरे देशों के साथ जो आपके संबंध होते हैं वो उन पर असर डालते हैं। तो कनाडा इसका एकदम विशुद्ध तौर पर जो कहिए क्लासिकल केस है। बार बार कनाडा कहना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम इस बात को लेकर के भी बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो तनाव है वो कनाडा और भारत के बीच में नहीं है। दिक्कत सिर्फ वहां के अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उनकी वजह से ये समस्या कुछ ज्यादा आई है क्योंकि उनको जो सपोर्ट किया गया है वहां पर जो उनके घरेलू फ्रंट पर जो संसद में उनके पास चूंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उनकी पार्टी, तो उन्होंने जिस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाया है ट्रूडो ने, वो खालिस्तान को सपोर्ट करती है। तब सवाल यह है कि हम लोग अपने भारत की भी राजनीति में देख चुके हैं कि एक सत्ता, अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए लोग कौन कौन से पापड़ नहीं बेलते हैं। तो इस लिहाज से देखिए तो ट्रूडो ने जो किया है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब ये अलग बात है कि उन्होंने इतने संवेदनशील मसले को उठा लिया है कि उनके पास पीछे हटने का रास्ता हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन भारत के पास नहीं है। क्योंकि बात जो है वो देश की सुरक्षा, अखंडता, इन चीजों से जुड़ी हुई बात है, भारत की अपने छवि की बात है और सबसे बड़ी चीज है कि बाकी सारी चीजों से अतर बात सही और गलत की है। तो अगर आप गलत पर रह करके अगर आप इतने आत्मविश्वास से बयान दे सकते हैं तो भारत के साथ स्थिति की हम तो सही पर हैं। अगर आप कनाडा को कायदे से देखिए तो जब अमेरिका एक तरह से बस रहा था, कनाडा भी बस रहा था। कनाडा के पास अपनी समस्याएं थी, अपनी सुविधाएं थी। सुविधाओं के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से देखिए तो एक तरह से सारे जो भी खनिज पदार्थ हैं, जितनी भी कीमती चीजें, खास करके जो मेटल्स होते हैं कई तरह के, वो उनके पास भरपूर और प्रचुर मात्रा में है। जंगल वगैरह, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में उनका एक मतलब ये रहा, एकाधिकार रहा है। खाद्यान्नों के उत्पादन में भी जैसे आप गेहूं या दलहन वगैरह इन सब चीजों में, चूंकि उनके पास एक्सटेंसिव फार्मिंग का बहुत बड़ा इलाका है, तो इस मामले में भी वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं ये। और अगर इसके बाद आप देखिए तो जो वहां की इकोनॉमी वगैरह है वो नो डाउट आबादी के हिसाब से इतने रिसोर्सेज हैं तो वो विकसित राष्ट्रों में है, 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी। लेकिन जो आबादी है वो मिश्रित रही है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास इसके विकल्प नहीं है। मतलब कनाडा जो है ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि वहां पर जैसे उनका जो पूर्वी जो ईस्टर्न बोर्ड है, वहां पर जो क्यूबेक का इलाका है, वहां पर फ्रेंच बहुल, आप जैसे आप नक्शे में अगर हम देखें तो ये जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, आप इसमें एक चीज तो समझ लें कि ये जो ये बाउंड्री हो गई, ये वहां की ग्रेट लेक्स हैं, जो 5 बड़ी झीलें हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और इन ओंटारियो। सेंट लॉरेंस इससे निकल करके ये सेंट लॉरेंस का मुहाना है। इसके ऊपर नॉर्थ जो है ये पूरा कनाडा है, नीचे अमेरिका है। इतने बड़े देश में एक जो खास बात है वो ये देखिए कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री से अगर आप 300 किलोमीटर की अगर आप एक रेखा खींचें तो 75 से 80% जो कनाडा है वो बिल्कुल अमेरिका के बॉर्डर पर बसा हुआ है।
सारी एक्टिविटीज यही होती है, ये बहुत पीसफुल बॉर्डर भी है। तो यानी कि जो एक्सेस है दोनों देश के बीच में वो बिल्कुल ही आसान है, हमेशा नॉर्मल स्थिति होती है। तो जो वहां लोग हैं उनका कहीं भी आना जाना या सुविधाएं, इनमें उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये, अगर हम स्टेट की बात करें, कनाडा के बारे में थोड़ा सा जान लेना ये होगा। वेस्टर्न बोर्ड पर ये वैंकूवर उनका एक तरह से कहें तो इकलौता शहर है। ये जब अमेरिका में कैलिफोर्निया जब एक तरह से ग्रो कर रहा था, तो वैंकूवर वेस्ट कोस्ट का एक बहुत ही पुराना पोर्ट रहा। उसके बगल वाला ये जो है, ये बीच के जो सारे राज्य हैं, वो चाहे अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो और ये क्यूबेक, एक छोटा सा न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर भी है, लेकिन इसका जो ये है वेदर है वो थोड़ा सा हार्श पोलर सब पोलर रीजन में आ जाता है। तो सारा विकास जो है वो ग्रेट लेक्स के किनारे किनारे इन जो है सारी घनी आबादी यही है। अब यहाँ पर अलग अलग समुदायों के अपने पॉकेट्स हैं। जब यहाँ से सिख समुदाय वहां गया तो वो जाकर के वहां बसने लगे। समय के साथ जो चीजें होती है वो वही के नेटिव होकर रह गए। उनकी अपनी जो है एक सोशल फैब्रिक है, उनका अपना नेटवर्क है। मतलब एक तरह से जितने नॉर्मल हम लोग यहाँ फील करते हैं, सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को कनाडा में उतना ही नॉर्मल फील करता है। अब चूंकि एक शांति प्रिय देश के रूप में कनाडा की पहचान रही, लेकिन कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि सही और गलत के बीच में बहुत हेयर लाइन डिफरेंस होता है। वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते कहते उन्हें सिर्फ यही कहना था कनाडा को, अगर आप एक कुटिल राजनेता के लिहाज से सोचें, कि अगर हम एक समुदाय को किसी देश के झंडे का या उसके विचारों का, उसकी अखंडता का, उसके खिलाफ, जैसे खालिस्तान की जो मांग को लेकर के कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, शुरुआत तो छोटी होती है। वो गुरुद्वारे में है, कहीं पर है, किसी एक जगह पर है, 10 लोग मिले, उन्होंने खालिस्तान के नाम पर कोई एक बैठक की, मीटिंग की, धीरे धीरे वो कुनबा या उसके समर्थक जो है वो जुड़ते गए। जाहिर है कि चूंकि खालिस्तान की बात है, वो धर्म से जुड़ी बात होती है, एक कोई भी वो हिंदू समाज का यहाँ पर हिस्सा रहे हैं। अब उस जगह पर अगर कुछ कट्टरपंथी बात हो रही है तो उन लोगों को अलग करके अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो उसका इम्पैक्ट दिखता है पॉलिटिकली या सोशली, वहां पर ये लगता है कि नहीं, सारे के सारे सिख समुदाय का समर्थन हासिल है। क्योंकि ये एक भारतीय की चिंता हो सकती है कि वो सिख और खालिस्तानियों में एक विभेद करे, लेकिन कोई कनाडाई नागरिक हो, उसे इस चीज से बहुत ज्यादा, मान लीजिए वहां की जो नई पीढ़ी होगी उसको भारत की सुरक्षा और अखंडता से कितना लेना देना है। तो वो लोग एक ऐसे उसके साथ, जिसको कहें कि आप बहुत ही संतुलित तरीके से, या कहिए कि सोच समझ करके अगर कोई एक मिलावट दो भावनाओं को एक साथ कर दिया गया, तो जो नई पीढ़ी है वो इस अंतर को नहीं पकड़ पाएगी। तो जो इम्पैक्ट दिखता है कि अगर वो कोई खालिस्तान के समर्थन में अगर कोई जुलूस निकालना है, तो एक हो सकता है कि एक सामान्य सिख युवक भी गुमराह होकर के उन चीजों की संवेदनशीलता को या उसकी इंपॉर्टेंस को न समझकर वो सड़क पर आ जाए। तो दिखता ये जितना बड़ा है, वो मतलब ये जो विभेद है खालिस्तानियों के बीच में और सिख समुदाय के बीच में, इसको समझिए। तो वहां पर जो है राजनीतिक कुटिलता का खेल है। तो सिख समुदाय को एज अ प्रेशर ग्रुप दिखा करके जो खालिस्तानी नेता हैं वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो अभी वहां के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो को अपनी सत्ता बचाने के लिए उनका साथ लेना जरूरी है। तो ये जो भारत के हिसाब से जो एक जहरीला गठबंधन की जो स्थिति आई है, उसके पीछे उनकी घरेलू राजनीतिक स्थिति है। बेसिकली वो, जहां तक हमको लगता है कि ट्रूडो इस मामले को देश और विदेश के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनको एपीजमेंट वाली नीति पे चलनी है, वो वहां के खालिस्तान समर्थकों को ये भी बताना चाहेंगे कि देखो तुम्हारे लिए हमने भारत से दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन वो एक लिमिट से आगे भी नहीं बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इसके जो नुकसान है वो उन पर ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। हाल के दिनों में भारत की विदेश नीति जो थोड़ी सख्त हुई है, जो बदलाव दिखे हैं, उसमें ये कर भी सकता है। ब्रिटेन के मामले में यही हुआ
जब खालिस्तानियों ने वहां पर हाई कमिश्नर के सामने जब उन्होंने विरोध किया और सिक्योरिटी को लेकर मामला आया, तो नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा कम कर दी गई। तो इस लेकिन ट्रूडो, हमको नहीं लगता है कि एक लिमिट से ज्यादा रिस्क लेंगे, ये उनके लिए भी खतरनाक है। क्योंकि देखिए, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश या बड़ी ताकत वाले, बड़ी आबादी वाले देशों पर इस तरह के इल्जाम बिना किसी सबूत के, ये एक गंभीर बात है। क्योंकि कहने वाला और कोई नहीं है ना, वो आम आदमी नहीं है, वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है, किसी एनजीओ से नहीं जुड़ा है, किसी पार्टी का सदस्य नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर संसद में बयान दे रहा है, लेकिन उसके पास दिखाने को कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो ये काम अपने किसी सांसद के जरिए भी करवा सकते थे, अगर उनको संसद में ही बयान देना था। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं और आप खुद बयान दे रहे हैं, और आपके हाथ में सबूत के नाम पर कोई एक पेपर नहीं है, कोई एक लाइन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि हत्या के 3 महीने तक कनाडा, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? इसका जो बड़ा एक इंपैक्ट पड़ सकता है वो है हायर एजुकेशन का मामला, क्योंकि लाखों छात्र वहां पर हैं, और हमको लगता है कि शायद इसके जरिए ही, मतलब भारतीयों पर, अभी पिछले साल यूक्रेन में जो स्थिति आई थी, वहां पर जो भारतीय छात्र फंस गए थे, तो खैर यहां पर युद्ध के हालात नहीं है, लेकिन जो वीजा और इमिग्रेशन इन सबों में लेकर के अगर समस्या होगी, तो उसका दबाव भारत सरकार पर जरूर रहेगा। वहां पर जो थ्रेट मिल रहे हैं हिंदुओं को, मतलब जो सिख समुदाय से इतर जो दूसरे भारतीय हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। विरोध करना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक तरफ अगर ट्रूडो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि जो खालिस्तानी हैं वो हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर इसको भी वो व्यक्ति की आजादी में रखते हैं, तब तो एक बहुत बड़ा खेल है। और जाहिर है कि इसके मतलब इस तरह की कूटनीतिक लापरवाही के नतीजे गंभीर हो सकते हैं।